लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं जी। ये फर्स्ट लॉ है जो हम केमिकल चेंज का या केमिकल रिएक्शन का देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। अच्छा, इसके यहाँ पर वर्ड में ही हमें नजर आ रहा है, इसकी जो हमने ये लिखी हुई है इसमें क्या नजर आ रहा है जी, कंजर्व का एक वर्ड हमें नजर आ रहा है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि बरकरार रखना, और मतलब कि जितना मैस शुरू में उसका था, किसी चीज का वजन शुरू में था केमिकल रिएक्शन से पहले, तो केमिकल रिएक्शन जब हो चुकेगा तो उस पूरे के पूरे चीज का उतना ही मैस रहेगा, यानी कि शुरू का मैस जो केमिकल रिएक्शन होने से पहले था, और बाद वाला मैस यानी कि केमिकल रिएक्शन जब हो चुका तब का मैस हम देखेंगे तो क्या होगा जी, वो कंजर्व रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा, और उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये किसने दिया था जी, ये लिवोइजे ने दिया था, ठीक है। और कब दिया था जी, इसने दिया था हमें 1789 में दिया था। और इसने क्या कहा था जी, इसने कहा था कि मैटर और मैस, मैटर और मैस क्यों कहा है, या मैटर भी आप ले सकते हैं, मैस भी, यानी कि हर वो चीज जो जगह घेरती है और उसका वजन भी होता है उसे हम मैटर कहते हैं, तो उसका मैस भी होता है। तो हम ये दोनों अगर वर्ड यूज करें तो गलत नहीं होगा। इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज अगर हम कोई कर रहे हो तो उसके हम कहते हैं कि उसके अंदर ना तो कोई मैस नया क्रिएट होगा, यानी कि ना तो कोई नई चीज बनेगी, और ना ही पहले वाली चीज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई मैस अगर है तो वो नए सिरे से बनेगी नहीं, ना ही वो खत्म हो जाएगा, बल्कि क्या होगा, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, यानी कि अपनी हालत को तब्दील कर लेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी स्टेट चेंजेस, यानी कि अगर हमने शुरू में ऐसा किया था कि गैसेस ले ली थी, तो बाद में ये होगा कि वो क्या बन जाएगा जी, लिक्विफाई हो जाएगा, या वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि हम क्या करते हैं कि लिक्विड हमने शुरू में लिया हो और बाद में वो क्या बन गया हो जी, गैस की फॉर्म में बन गया हो या सॉलिड की फॉर्म में बन गया हो। चले एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं H2 गैस की। अब देखें इसके लिए मैंने क्या मेंशन कर दिया है जी, G का सिंबल मेंशन कर दिया है, जो क्या शो करता है, गैस की फॉर्म को, यानी कि स्टेट इसकी क्या है, गैस है। और इसके साथ हम ऑक्सीजन ले लेते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और किसकी फॉर्म में होती है, अगेन गैस की फॉर्म में होती है। और जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या खुद ब खुद तो नहीं होगा, ये इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा जी, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, अब ये जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो क्या बन जाएगा, इसके नतीजे में वाटर बन जाएगा, और उसकी स्टेट क्या होगी, यानी कि उसकी अगर हम कहें कि मैटर की हालत क्या बनेगी तो वो लिक्विड बनेगी, लिक्विड के लिए एल मेंशन कर दिया। अब ये क्या है, इसकी स्टेट चेंज होगी, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस की फॉर्म में था वो लिक्विड की फॉर्म में चला गया, लेकिन हाइड्रोजन बिल्कुल खत्म नहीं हो गया। हाइड्रोजन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, वाटर हमने जो लिखा है यहाँ पर, इसके अंदर H भी हमें नजर आ रहा है, और इसके साथ ऑक्सीजन भी हमने लिखा हुआ है, ये केमिकल फॉर्मूला हमने इसका लिख दिया है। इसी तरह से ऑक्सीजन भी नजर आ रहा है। तो ये जो चीज हमारे पास बनी है इसको कहते हैं जी प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो दो चीजें हमारे पास शुरू में थी आपस में रिएक्ट कर रही थी जी, इसको, इन दोनों को हम कहते हैं जी रिएक्टेंट्स, यानी कि आपस में क्या हो रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, कोई केमिकल चेंज होने के लिए आपस में दोनों क्या करेंगी, रिएक्शन शो करेंगी, इसलिए रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो इस लॉ की हम एक और फॉर्म भी लिख सकते हैं कि टोटल मास जो है वो कंजर्व रहेगा, तो हम कहते हैं कि टोटल मैस ऑफ जो रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, मैसेज ऑफ, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, जो हमने दो ले ली यहाँ पर H2 और O2 लिया है, इन दोनों के मैसेज क्या होंगे जी, वो बराबर होंगे किसके, जो प्रोडक्ट का मैस आपके पास बना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि टोटल मैस, क्योंकि एक हमारे पास प्रोडक्ट बनी है तो इसलिए हमने मैस लिख दिया, मैस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीजों को हमने क्या कर दिया जी, इक्विवेलेंट कर दिया है, क्योंकि आपके पास क्या बनता है, दोनों का मैस जो है वो बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स हमारे पास दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे जिसमें प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा बन रही होती है, तो उन सब के मैस को अगर हम कंबाइन करेंगे और इनको भी हम इनकी भी क्वांटिटी को अगर कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो दोनों की क्वांटिटी जो होगी वो सेम होगी, यानी कि टोटल मास डज नॉट चेंज भी हम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल मास जो है वो विल नॉट चेंज। चले हम लिख देते हैं यहाँ पर टोटल मास, जो सारी की सारे हम रिएक्शन कर रहे थे उसका जब हम मास मेजर करेंगे उसको तो वो क्या होगा जी, वो चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं विल नॉट बी चेंज्ड,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन करता है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। चले अब ऐसा करते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक केमिकल्स के हवाले से इसको देख लेते हैं कि क्या वाकई ये सारी की सारी जो हमने यहाँ पर डेफिनेशंस की शराइत पढ़ी हैं वो उस पर फॉलो होती हैं, वो अप्लाई होती हैं या नहीं होती। तो यहाँ पर हम एक केमिकल रिएक्शन ले आते हैं जी। अब इसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब हमने ली हुई है, इसके अंदर एक कोनिकल फ्लास्क है, ये जो आपको नजर आ रही है, उसके ऊपर कॉर्क हमने दिया हुआ है। तो चले हम यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है जी, कॉर्क से हमने इसको बंद कर दिया है। पहले हमने क्या किया कि इसके अंदर टेस्ट ट्यूब रखी और इसके साथ इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था जो आपको ग्रे कलर का नजर आ रहा है, और इसके अंदर ये जो कोनिकल फ्लास्क है आपको येलो कलर का एक सोल्यूशन नजर आ रहा है, HCl सोल्यूशन है वो। और इन दोनों को हमने इस तरह से रखा है कि ये AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ये जो हमने लिखा है, चले हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है जी, सिल्वर नाइट्रेट है ये, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं जी, अभी कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनको इस तरह से हम रखेंगे कि दोनों आपस में कंबाइन नहीं कर रहे, ठीक है। तो कॉर्क आपके पास हमने ऊपर से लगा दिया और इसको वे कर लिया। जब इसका वेट किया तो कितना बन रहा है जी, ये 300.23 ग्राम इसका वेट आ गया। इसको बैलेंस के ऊपर हमने रख के और इसका वेट कर लिया तो ये 300.23 ग्राम आ गया। अब क्या करते हैं जी, हम इसको फिजिकली यानी कि हाथ से पकड़ के इस बॉटल को, जो आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है, इसको पकड़ के हम हिलाते हैं इस तरह से कि ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्यूशन है ये क्या होगा, मिक्स हो जाएगा HCl के येलो वाले सोल्यूशन के साथ। HCl का यहाँ पर कलर मेंशन है येलो, और ये ग्रे कलर का जो मटेरियल होगा सारा हम देख रहे हैं, ये क्या होगा जी, ये मिक्स हो जाएगा। जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है ये इसके साथ येलो हमारे पास HCl के सोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा। जैसे ही मिक्स होगा तो क्या देगा जी, हमें केमिकल रिएक्शन देगा। और केमिकल रिएक्शन चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो आपको ग्रे कलर का नजर आ रहा है, इसका जी एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। एक्वस का मतलब ये है पानी के अंदर हमने इसको डिसॉल्व करके रखा हुआ है और उसका सोल्यूशन एक्वा से है। ये एक्वा का मतलब होता है वाटर, और वाटर के अंदर जब हम किसी केमिकल का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको कहते हैं जी एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या कंबाइन कर दिए थी, HCl जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इसको भी हमने क्या कर दिया जी, पानी के अंदर डिसॉल्व करके इसका बहुत ज्यादा हमने क्या कर दिया, तेज सोल्यूशन नहीं बनाया, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं बनाया, बल्कि हमने पानी के अंदर डाल के इसका सोल्यूशन बना लिया है और वो इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर रखा। अब ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा जी, केमिकल रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में केमिकल चेंज होने की एक बहुत बड़ी आपके पास क्या यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट आपको चीज नजर आ रही है कि कलर चेंज हो गया। यानी कि ये पहले येलो कलर का सोल्यूशन था और अब क्या बन गया जी, ऑरेंज कलर का सोल्यूशन। इसको हम कहते हैं जी HNO3 बन गया ऑरेंज कलर का। और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो अब नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया है, उसकी हालत चेंज हो गई और सिल्वर क्लोराइड बन गया है। सिल्वर आपके पास क्लोरीन के साथ दोनों ने कंबाइन कर लिया और क्या बन गया जी, व्हाइट व्हाइट आपको प्रेसिपिटेट से यानी कि सॉलिड फॉर्म में आपको यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, क्या है जी, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड बन गया, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगी जी, HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का नाइट्रिक एसिड बन गया। और ये नाइट्रिक एसिड भी अगेन क्या होगा, पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ हुआ सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो हम लिख देते हैं इसको एक्वस अगेन, ठीक है, A और Q लिखेंगे। इसी तरह से जो सिल्वर क्लोराइड बना है वो क्या है जी, वो इन सब से डिफरेंट बना है और क्या है, उसकी स्टेट जो है वो चेंज होगी और सॉलिड की फॉर्म में। तो क्या हुआ कि सिल्वर आपके पास यहाँ प्रोडक्ट में भी आपको नजर आ रहा है और नाइट्रेट यहाँ भी प्रोडक्ट में नजर आ रहा है। इसी तरह से H जो है वो यहाँ भी प्रोडक्ट में नजर आ रहा है और क्लोरीन भी यहाँ प्रोडक्ट में नजर आ रहा है। यानी कि उनका क्या हुआ, मैस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना ही नया कोई बना है, बल्कि क्या हुआ है, सिर्फ उनकी स्टेट चेंज हो गई है। ये सॉलिडिफाई हो गया है केमिकल चेंज की वजह से। और ये क्या था, आपके पास नाइट्रिक एसिड बन गया। तो अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि टोटल मास को देखना चाह रहे हैं। जो रिएक्टेंट का कितना था, 300.23 ग्राम। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये रिएक्टेंट्स थे हमारे पास, ठीक है, इनका मास। और जब हमने देखा कि प्रोडक्ट जो आपके पास बनी है उनका मास हमने कंपेयर किया तो वो भी बैलेंस के ऊपर हमें उतना ही नजर आ रहा था। तो यहाँ से क्या हमें ये वाजे हो गया कि ना तो मास नया बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि क्या होता है, टोटल मास उनका क्या रहता है जी, कंजर्व रहता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन।